सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मुकुंद पर लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स एक और नई सीरीज़ जिसका नाम है एनसीईआरटी सीरीज़। फ्रेंड्स मैं अब आपका यहाँ पे बेसिक फाउंडेशन में आपके एनसीईआरटी सीरीज़ में लेके आ गया हूँ। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटी के बारे में। फ्रेंड्स जो बेसिक एनसीईआरटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और जो आपके क्लास 11th के भी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको ले सकते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स ये मतलब क्योंकि बेसिक फाउंडेशन है, हम लोग की समझना चाहिए कि यहाँ पे ये हमारा जो इंडियन पॉलिटी है वो कैसे काम करती है। क्योंकि जो हमारी बहुत ही बेस्ट बुक है, मैं आपको सब बताऊंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, हमें यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, और ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगी। और मैं फ्रेंड्स के बाद मैं ज्योग्राफी की सीरीज़ लेके आऊँगा, और यहाँ पे फिर आपकी हिस्ट्री की भी शुरू होगी फ्रेंड्स अब से फ्रेंड्स। और आपका जो जो आपके पीएसआईआर का जो नेक्स्ट लेक्चर चल रहा है वो आपका यहाँ पे आपका वो मतलब मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया है। मैं आपका एरिस्टोटल के जो नेक्स्ट लेक्चर हैं वो आपके अल्टरनेट डेज में आपके यहाँ पे आएंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर। देखिए फ्रेंड्स आज हम लोग उस बुक में पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझ लें हमारा जो कंटेंट है उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन, एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, और यहाँ पे फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स ये जो 10 चैप्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई एंड हाउ। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस चैप्टर की हम लोग नींव रखेंगे। थोड़ा मैं आपको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, जो इस बुक में लिखा है उसको भी पढ़ूंगा और मैं आपको उसे समझाऊंगा भी। और फ्रेंड्स मैं अलग से भी आपको थोड़ा बहुत इससे थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि ये एनसीईआरटी क्या है रही है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी आपको बहुत कुछ कहती है। यहाँ पे एनसीईआरटी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वाई एंड हाउ क्वेश्चन से ही आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप बहुत ही अच्छे से समझिए, और मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छी आपको मैं थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही अच्छे से दूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वाई एंड हाउ। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई वाई, वाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यानी कि क्यों, ठीक है, क्यों। और यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखी हुई है हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे सबसे पहला जो इसमें पार्ट है हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों, इसमें हमें बताया गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। यानी कि जो हमारा यहाँ पे क्यों, यहाँ पे जो लिखा है ना, हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ये हमें इसके बारे में इस चैप्टर में हमें यहाँ पे ये चीज़ पहले बता दी गई है कि भाई यहाँ मतलब मैं आपको एक थीमेटिक अंडरस्टैंड दे रहा हूँ कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। यानी क्यों का मतलब यहाँ पे यानी हमें चाहिए क्यों, ये भी बताया गया, और हमें मिला कैसे, हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला कैसे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे मिला, ये भी हमें इस चैप्टर में बता दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसकी स्केल बढ़ा दूँ ज़रा, हाँ ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा मतलब एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मतलब हमें चाहिए, और हमें मतलब उसका बेसिक मतलब क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए ही क्यों, राइट। यानी कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम लोग आस्किंग करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए क्यों, अभी हम लोग अगर हमें उसका नीड पता चल जाएगी कि हमें ये चाहिए क्यों, तो हम बहुत ही आसानी से वी हैव मतलब अंडरस्टैंड कर लेंगे, और उसको हम लोग बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पे मतलब क्या कह रहा है ये चैप्टर। यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने कहा ना, वाई डू वी, यहाँ पे आ गया वाई, वाई डू वी नीड, वाई डू वी नीड, why do we need a constitution। ये देखिए क्वेश्चन आ गया ना, why do we need a constitution, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन आ गया। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। इसमें अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस जो आपके यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, जो वाई वाला सेक्शन है, इसमें आपके इसका आंसर देने के लिए एनसीईआरटी ने जो है आपके 5 फंक्शन यहाँ पे दिए हैं, राइट। उस 5 फंक्शंस को अगर आप समझ जाओगे तो आप ये समझ जाओगे कि हमें ये चीज़ चाहिए ही क्यों थी, यानी हमें इसकी नीड क्यों पड़ी थी, ये हमें समझ में आ जाएगा।
फ्रेंड्स इससे पहले ये हम समझें कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, इसके फंक्शन समझने से पहले मैं आपको कुछ थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स इसको आप प्लीज़ समझिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक आपको थोड़ा यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा और यहीं पे मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए। वो क्या है फ्रेंड्स, देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे हम लोग, अब मैं आपको अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ कहाँ पे, एंशियंट पीरियड में। एंशियंट पीरियड में आपका मतलब पूरे वर्ल्ड में कौन सा सिस्टम हुआ करता था, और एंशियंट और मेडिवल पीरियड में बताइए ज़रा। अगर आपका आंसर होगा सर आपका होता था मोनार्की, क्या होता था, मोनार्की होती थी, यानी कि क्या होती थी, किंगशिप होती थी, है ना, यानी कि क्या होती थी, किंगशिप होती थी। एंशियंट और आपका मेडिवल पीरियड में आपका ज़्यादातर जो हमारे मतलब वर्ल्ड सिस्टम में मोनार्की होती थी, और ये क्या होती थी यहाँ पे किंगशिप हुआ करती थी। अब ये क्या मतलब क्या हुआ कि भैया यहाँ पे ये क्या ये चीज़ है, इसका मतलब क्या है, और ये और समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी स्टेट को, यानी कि कोई भी स्टेट है उसको चलाने के लिए 3 पावर लगती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप भी जानते होंगे। और ये मतलब 3 पावर चलती है, जैसे कि आपकी यहाँ पे कौन सी होती है, आपकी होती है लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, आपके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर, और आपका यहाँ पे जो पहली पावर लेजिस्लेटिव, दूसरी ये, और तीसरी यहाँ पे आपकी जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी। आप फ्रेंड्स ये ऑर्गन्स आपने पढ़े होंगे, बट इन द सेंस अगर आप स्टेट को आप चलाना चाहते हो तो आपको ये 3 पावर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि आपका यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट पीरियड में क्या था कि जो ये किंग था उसके पास ये जो पूरी स्टेट को चलाने के लिए जो पूरी पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि यानी कि पूरा एग्जीक्यूट करना, यानी कि क्या चीज़ करना, एग्जीक्यूट करना, और जुडिशियल पावर यानी कि मतलब उसको न्याय दिलाना कि भैया एक यानी कि न्याय दिलाना, ठीक है। तो ये जो तीनों पावर थी पहले के समय में, यानी कि मेडिवल और एंशिएंट पीरियड में, ये पहले किसके पास थी, किंग के पास थी। अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब यहाँ पे आपका मॉडर्न पीरियड आया, अब ये मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आपकी मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग होती है, जो मॉडर्न पीरियड को कहा जाता है, वो आपका 1750 के बाद यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जो यहाँ पे ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो कई ऐसे फिलोसफर्स हैं, इन्होंने ये मतलब जंग छेड़ी थी, यहाँ पे स्टार्टिंग की गई थी फ्रेंच में। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी पढ़ा होगा, वहाँ पे भी यहाँ पे ये कहा गया था जो ये तीनों की तीनों पावर्स हैं, ये किसी एक ऑर्गन के, किसी एक बंदे के पास नहीं रहनी चाहिए, राइट। तो यानी कि ये जो पावर है ये सारा खेला पावर का ही है। अब ये जो 1750 से लेकर के अब के समय तक, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है 1947 तक, जब हमें यहाँ पे अगर हम लोग अपने सेंस से बात करें, इंडियन सेंस में हमें जो आज़ादी मिली, वो किस बात की आज़ादी मिली थी, हमें स्टेट को कंट्रोल करने की आज़ादी मिली थी। और वो आज़ादी आई कहाँ थी, पीपल के हाथ में आई थी फ्रेंड्स। कहाँ पे आई थी, पीपल के हाथ में आई थी। ये जो ये जो पीपल पावर, यानी कि पीपल के पास ये पावर आई थी। आप प्लीज़ समझिए, फिर से समझने का प्रयास करिए। इसको एक सेकेंड मिटा दूँ जरा, एक सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि भाई जो यहाँ पे एंशियंट और मेडिवल पीरियड पे, जो आपके यहाँ पे एंशियंट और मेडिवल पीरियड में जो कि आपके यहाँ पे क्या थी, मोनार्की थी। क्या थी, मोनार्की थी। और वो मोनार्की क्या करती थी, लेजिस्लेटिव पावर खुद उसके हाथ में थी, एग्जीक्यूटिव पावर उसके हाथ में थी, और यहाँ पे जुडिशियल पावर भी उसके हाथ में थी। अब जब यहाँ पे मॉडर्न पीरियड आया, अब ये जो तीनों पावर थी अब यहाँ पे किसके पास आ गई, किसके पास आ गई फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये आ गई आपके यहाँ पे पीपल के पास। किसके पास आ गई, दिस इज कम्स टुवर्ड्स द पीपल, किसके पास आ गई, पीपल के पास आ गई। अब जो ये पीपल के यानी कि हम लोग के पास आ गई, यानी कि मॉडर्न पीरियड में ये सारी पावर हम लोग के पास आ गई। अब पीपल, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, अब जब ये जो माइंडसेट उभरा कि यहाँ पे अब जब पीपल के हाथ में आ गए, यानी पीपल अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, पीपल वो जो पावर देंगे किसको, कानून को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को, कि भैया आप बताओ कि मतलब पीपल ही जो है, जो हमारे पूर्वज हैं,
जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है किसी भी स्टेट के, किसी भी देश के, वो क्या करेंगे, वो जो हमारे उस वक्त के जो पूर्वज रहेंगे, उन्होंने ये शक्ति दी कि भैया यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर कैसी होगी और यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे की जाएगी और यहाँ पे जुडिशियल पावर यहाँ पे कैसे काम करेगी। यानी जो तीनों की जो जननी है, जो माँ है, यानी कि जो तीनों की जननी जो माँ है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, ये है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन को मिलती कहाँ से है? पीपल से। समझ में आया फ्रेंड्स? यानी कि एंशियंट पीरियड और मेडिवल पीरियड से हम लोग ने सीख ली, हमारे पूर्वज ने जो इस पेज में मॉडर्न पीरियड में, कि भैया ये जो मोनार्की है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, ये किसके हाथ में है भाई? ये तो सारी की सारी अपने पास रखी हुई है और यहाँ पे हम लोग को तो कोई आज़ादी मिलती नहीं है। राजा ही अपने हिसाब से कानून बनाता है, राजा ही यहाँ पे अपने हिसाब से एग्जीक्यूट भी करवाता है और राजा ही अपने हिसाब से न्याय भी दिलवाता है। भाई ये हमारी आज़ादी कहाँ गई? हमारे पावर, हमारी राइट्स कहाँ गए? ये तो सिंपल क्वेश्चन उठता है ना भाई। तो ये जो चेंज था 1750 के बाद आया और 1900 लेकर 47 तक, जैसे इंडियन सेंस की अगर मैं बात करूं तो हम लोग को आज़ादी मिली और भी कई देशों को ये चीज़ समझ में आने लगी। उनके मतलब जो स्टेट के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी समझ में आने लगी कि द रियल पावर एग्जिस्ट इन दी पीपल्स रूल, और जिससे हम लोग क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे और भी चीज़ें समझने का प्रयास करें क्योंकि थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग कहना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर आप फटे से समझ जाएंगे, पर प्लीज़ समझिए। जो यहाँ पे पीपल्स रूल था वो यहाँ पे क्या था, मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। अब जैसे पीपल्स जहाँ पे जैसे सीखे, भाई ठीक है, हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि भाई यहाँ पे कैसे हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास पावर आ गई पीपल के पास। अब देखिए कोई भी देश है यहाँ पे जैसे 1 करोड़ जनता है, 2 करोड़ जनता है उस वक्त के ज़माने में, यानी कि अगर मैं भारत के सेंस का एग्जांपल, अपने सेंस का एग्जांपल करता हूँ, 1947 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब उस पॉपुलेशन को पूरी पॉपुलेशन तो यहाँ पे कंट्रोल तो नहीं करेगी ना, उसके लिए क्या करना होगा? रिप्रेजेंटेटिव तैयार करना होगा। यानी कि एक उम्मीदवार यहाँ पे तैयार किया गया और वो उम्मीदवार यहाँ पे कहाँ बैठे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस क्योंकि वो हमारे देश के चुने गए थे, क्योंकि प्लीज समझने का प्रयास करिए, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो हमारे पीपल ने ही चुनी थी और वो जाके बैठी, राइट? वो बैठी और क्योंकि दे आर द इंटेलेक्चुअल वंस ऑफ अवर सोसाइटी, ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी ऑफ द इंडिया, देन दे क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फाउंडिंग फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फ्रेंड्स आप जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी। और फ्रेंड्स क्योंकि समझ में आया ना फ्रेंड्स कि भैया यहाँ पे जो भी पावर थी वो कहाँ पे आ गई? कॉन्स्टिट्यूशन के पास आ गई। और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किसने दी बनाने की? पीपल ने दी। यानी कि पीपल ही पूरा यहाँ पे जननी है और उसको पावर किसने दी कि ट्रांसफर किसके पास की? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और यहाँ पे जुडिशियल पावर यहाँ पे बनाया गया। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आया होगा अच्छे से फ्रेंड्स। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था कि जुडिशियल मतलब ये ऑर्गन ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को यानी आया कैसे, इसको आपको प्लीज़ समझना जरूरी था। अब मैं फ्रेंड्स आपको लेके चलता हूँ फंक्शन के ऊपर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ अब मैं आपको लेके चलता हूँ फंक्शन के ऊपर, बहुत ही हम लोग अच्छे समझेंगे। समझ में आया ना फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये जो भी सारी की सारी पावर, सारा का सारा खेला पावर का है और वो पावर किसके पास अब आ गया है? पीपल के पास आ गया है मॉडर्न सोसाइटी में। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमें समझना कि भाई हमारे जो पूर्वज थे इस समय के मिड-20s के समय में बहुत ही ज़्यादा समझदार थे, जो यहाँ पे मोनार्की से हमें जल्द से जल्द यहाँ पे मतलब ब्रिटिश रूल से, कॉलोनियल रूल से हमें यहाँ पे आज़ाद कराए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको पहला फंक्शन बताता हूँ वो क्या है। पहला फंक्शन यहाँ पे क्या कहता है, एक सेकेंड जूम करूँ थोड़ा। पहला फंक्शन ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इमेजिन योरसेल्फ टू बी ए मेंबर ऑफ ए रीजनली लार्ज ग्रुप। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर डिजायर्स। यानी कि देखिए समझने का प्रयास करिए। यानी कि एक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई लार्ज ग्रुप है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे क्या है, कोई लार्ज ग्रुप है और वो जो लार्ज ग्रुप है उसके पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि बहुत से लोग हैं, ठीक है? और वो जो बहुत से लोग हैं वो यहाँ पे उनके पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस टर्म। यानी कि अब वो जो लार्ज ग्रुप है उनके पास बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, राइट? और दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंसेस। सम आर हिंदूज, सम आर मुस्लिम्स, सम आर क्रिश्चियंस एंड सम परहैप्स
profess no religion at all. They are also varied in very different perspectives. They pursue different profession, have different abilities, have different hobbies, different tastes. Everything have films to be books. Some are rich, सम आर पुअर, सम आर ओल्ड, सम यंग, क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ के बता दे रहा हूँ, फिर इसको मैं पूरा थीमेटिक बता दूंगा अंडरस्टैंडिंग से. सम यंग, इमेजिन फर्दर दैट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट ओवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ठीक है. हाउ मैनी प्रॉपर्टी शुड बी अलाउड टू ओन, शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड शुड बी दैट, एंड school or should be parents allowed to decide how much should this group spend on its safety security, or it should be more pass, instead should be group be allowed to discriminate members. Every question with this from the different people, but for all the diversity in this group to live together, they are dependent upon each other various ways. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ. वो ये कहना चाहता है कि भैया देखो, यहाँ पे भगवान जी ने यहाँ पे हम लोग को मतलब डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बनाया गया है. हर इंसान अलग है, हर इंसान यहाँ पे क्या है, अलग है, डाइवर्सिफाइड है. मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा गया कि भाई देखो, अगर आप यहाँ पे इमेजिन करो, यू हैव टू इमेजिन दैट कि यहाँ पे एक क्या है, एक क्या है, यहाँ पे एक ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज ग्रुप है, राइट, एक लार्ज ग्रुप है. अब उसके अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है ना, उसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है. भाई सिंपल सी बात है, डाइवर्सिफिकेशन तो होगा ही होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम लोग एकदम अलग अलग तरीके से बने हैं, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट क्या है यहाँ पे, डिफरेंट यहाँ पे क्या है, रिलीजन है, रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, हर चीज़ एकदम डिफरेंट है. तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब ये क्वेश्चन खुद एनसीईआरटी आपसे कह रही है कि भाई देखो, ये जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं ये साथ में कैसे आएंगे, हाउ इट विल, मतलब वो साथ में आएंगे कैसे, ये हमें समझना होगा ना वो चीज़. और ये जो साथ में आने का जो अब देखिए समझने का प्रयास करिए. मान लीजिए आप कोई स्टेट में रहते हैं, यानी कि हम लोग रहते हैं, वो उन लोग को सबको साथ में रखना है ना, तभी तो देश यहाँ पे आगे बढ़ पाएगा. और वो साथ यहाँ पे कैसे होगा, अब देखिए समझने का प्रयास करिए. ये साथ कौन देगा, ये साथ मतलब देगा कौन कि भाई ये सब साथ में आए, ये जो बात है, ये जो बेसिक रूल्स है, ये कैसे यहाँ पे बनाए जाएंगे, और वो साथ देने वाला काम कौन करेगा पता है, कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि इस हेडिंग का नाम ही है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. यानी कि देखिए जो क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बनाएगा, यानी कि जो ऐसे रूल्स बनाए जाएंगे कि इनको साथ में रखने के लिए, जो जितना भी डाइवर्सिफिकेशन है उसको यहाँ पे साथ रखने के लिए यहाँ पे बेसिक रूल्स बनाए जाएंगे, क्या कि इन लोग के बीच में जो वेरियस डाइवर्सिफिकेशन है वो यहाँ पे क्या हो, जो रिलीजन किसी को हर्ट ना हो, और यहाँ पे अगर कोई किसी को हर्ट करे तो उसको यहाँ पे यहाँ पे और एक लाइन दी गई, एश्योरेंस. और वो एश्योरेंस कैसे मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ. वो एश्योरेंस मिलेगा उनको पनिशमेंट दे करके. ये तो बहुत सिंपल चीज़ है ना, आप इसको समझने का प्रयास करिए. फिर देखिए यहाँ पे आप क्या कह रहे थे कि समझने का प्रयास करिए. यहाँ पे ये कहा जा रहा है ऑन मे से दैट परहैप्स मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ दे कैन एग्री सम बेसिक रूल्स. मैंने कहा ना, यानी कि देखिए अगर ये सारे के सारे जो वेरियस जो ग्रुप्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग एक साथ आ जाते हैं और यहाँ पे वी हैव मतलब, और वो कैसे साथ आएंगे, जब वो यहाँ पे बेसिक रूल्स के लिए मानेंगे. ठीक है, ओके. यानी कि वो बेसिक रूल्स क्या होंगे, तभी तो होगा ना, क्योंकि किसी मतलब बैलेंस बना रहे सबके यहाँ पे, उनके कोई हर्ट ना हो सेंटिमेंट्स. ठीक है. सो वाई विल बी द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स, थिंक ऑफ दैट व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स. ठीक है. Every individual would be insecure simply because they would not know that members of this group would do each other. What could claim rights over that? What any group will need some basic rules that are publicly promulgated and know to all members of the group achieve minimum degree of the coordination. But these rules must be known, they must be enforceable if citizens have assurance to others. देखिए फ्रेंड्स, यानी कि ये कहना क्या चाहता है, others saying that the rules are legally enforceable gives assurance to everybody that others will follow this, or if they do not they will punish them.
So the first function of the constitution to provide a set of basic rules that allow for the minimal coordination amongst the members of the society. अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ इसका पूरा का पूरा सेंस, देखिए समझने का प्रयास करिए। वो ये है कि देखिए मैंने कहा कि भैया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, एक सेकंड, यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, जो आपका यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, वो आपका कोऑर्डिनेशन बनेगा कैसे, जब हम यहाँ पे क्या देंगे, बेसिक रूल्स पे सबको एग्री करवाएंगे। और वो कैसे, किस किस को कैसे कैसे क्या किस किस को मतलब हमें एग्री करवाना है, जो कि आपके कौन कौन है, डाइवर्सिफाइड लोग हैं, है ना। और यहाँ पे एश्योरेंस कैसे मिलेगा, एश्योरेंस कैसे मिलेगा, यानी हमें सुरक्षा कैसे मिलेगी, वो मिलेगी यहाँ पे पनिशमेंट दे करके, अगर जो ये बेसिक रूल्स के खिलाफ जाता है तो ये था आपका इसका मतलब। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, मिनिमम मतलब कोऑर्डिनेशन करता है और हमें एश्योरेंस देता है। यानी कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स। और बेसिक रूल किसके लिए भाई, वो जो डाइवर्सिफिकेशन वाले जो लोग हैं, और एश्योरेंस किसके लिए भाई यहाँ पे, क्योंकि देखो जो डाइवर्सिफिकेशन वाले लोग हैं, अब देखिए इंसान तो भाई, क्योंकि अब वो तो इंसानी का एक स्वभाव ही है बाय नेचर कि वो यहाँ पे इंसान ये चाहता ही है कि हम दूसरों को दबाएं, राइट। तो वो गलत काम करेगा ही करेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात, वो नेचर है बाय लॉ, तो क्या करेगा, क्योंकि वो दबाना चाहेगा कमजोर को, क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो इसी वजह से अगर वो किसी के साथ गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट भी तो देनी पड़ेगी ना, और वो मतलब वो एश्योरेंस तो देना पड़ेगा। और वो एश्योरेंस कैसे दिया जाएगा, यहाँ पे पनिशमेंट दे करके, यानी कि वो दोबारा वैसा काम ना करे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें बेसिक रूल्स देता है। और ये जितनी भी फ्रेंड्स पावर दी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, एक बात याद रखिएगा, यानी कि ये पावर दी किसके द्वारा जा रही है, पीपल्स के द्वारा जा रही है। जब हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, यानी कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई जा रही है कि दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस, यहाँ पे मतलब बेसिक रूल्स जो दे, और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन जो यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन कंट्रोल करने के लिए, और अगर वो और दूसरा और एग्री कर मतलब डाइवर्सिफिकेशन को एग्री करने के लिए, और एश्योरेंस कैसे दे, पनिशमेंट करने के लिए। यानी कि जो माइंडसेट है, ये जो मतलब थीमेटिक है, फिलॉसफी जो निकाली गई वो यही थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले, मतलब बेसिक क्या चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये आपको बताया गया। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको फर्स्ट फंक्शन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फंक्शन, जो मैं आपका सेकंड फंक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको लेके आऊँगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिए फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इसी वजह से अब मैं आपको, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको थोड़ी बहुत आपको मतलब थीमेटिक समझ में आई होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हम लोग क्यों हमें यहाँ पे चाहिए था, ये मैंने आपको बता दिया, नीड बता दी, क्योंकि एंशियंट मेडिवल पीरियड में मोनार्की के पास सारी पावर थी, वो पावर हम लोग ने ली, पीपल ने ली, और पीपल ने फिर अपने हिसाब से समझा, जो हमारे पूर्वजों ने कि समझा कि ह्यूमैनिटीज इज द कोर इंटरेस्ट, ह्यूमैनिटीज ही है जो कोर इंटरेस्ट है, और उसी हिसाब से और वो ह्यूमैनिटी सब पीपल में है, और जो पीपल है वही फिर डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें चलेंगी। और उन्होंने फिर यहाँ पे फिर इस हिसाब से हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, और यहाँ पे आपका अब यहाँ पे समझा गया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों रहता है, ये हम लोग को यहाँ पे हमने ये समझा। फिर दूसरी बात ये समझा कि भैया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, उसका फर्स्ट फंक्शन समझा, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है। पहला फंक्शन है कि भैया जैसे मान लो कोई लार्ज ग्रुप है, वो अगर यहाँ पे कुछ गलत काम करता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज ग्रुप है, अगर वो डाइवर्सिफाइड है, वहाँ पे हम लोग सपोज किया कि वो लार्ज ग्रुप डाइवर्सिफाइड है, उसमें यहाँ पे क्या है कई ढेर सारे लोग के कास्ट लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। अब उनको एग्री कैसे कराया जाए कि वो यहाँ पे साथ रह सके, उनके लिए यहाँ पे बेसिक रूल बनाए गए। और वो जो बेसिक रूल थे वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो बेसिक रूल्स थे वो बहुत ही मतलब उन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए बनाए गए, और ताकि वो एक्सेप्ट कर सके, और उनको एश्योरिटी कैसे दी जाएगी, पनिशमेंट से दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, और मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं सीरीज़ यहाँ पे लाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।